बहुत सारी तकलीफ़ें होती है काम करते हुए इंसानों को। इंसान डर जाता है, थक जाता है और फिर आगे चलने की उसकी सारी उम्मीदें जो है टूट जाती है। परेल में जाना मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि एक गांव से आई हुई लड़की, जिस गांव में सिर्फ एक ही रोड हुआ करता है, यहाँ कहीं रोड है, कहीं बड़ी बिल्डिंगें हैं, किस गली से चली जाऊँ मैं भूल जाती थी रास्ते। कई बार मैं रेलवे से ट्रेन से गिरी, कई बार उठी, कई बार लोगों ने मुझे सीढ़ियाँ बनाई होगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 रुपये उस वक्त देखे थे कि 100 की नोट होती भी कैसे। मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो मुझे पैसे कमाना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की कुशल परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली ऐसी महिला कल्पना सरोज जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपने बचपन से और इस उम्र तक बहुत सारी चीज़ें देखी और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। कल्पना जी नमस्कार, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। मैडम, ये जो आपकी पूरी जर्नी है, कैसे शुरुआत हुई और एक महिला जो है इस मुकाम तक जब पहुंचती है तो लोग उसे सलाम भी करते हैं और वो सबके लिए एक प्रेरणादायक भी बनती है। ये जर्नी किस तरह से आपकी शुरू हुई थी जो आज यहाँ तक पहुँची है? जी, एक्चुअली मैं विदर्भ से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट, और मेरे पिताजी जो थे वो एक पुलिस हवलदार थे। अब हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चों की शादी हो जाए, वो अपने घर जाए, सुखी रहे, बस यही। और हम लोगों ने भी बचपन में यही देखा था कि बस शादी होना है, घर जाना है, इससे ज़्यादा तो कुछ, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे था ही नहीं और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। और उसी इसमें मैं भी आ रही थी, तो मैं 5वीं में थी तभी से सारे शादी के प्रपोजल आ रहे थे और मेरे मामा जी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी हो जानी चाहिए। बाबा बोलते हैं नहीं नहीं, कम से कम उसको 10वीं तक पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पुलिस में थे, तो वो सब समझ रहे थे। लेकिन मामा नहीं माने और 7वीं में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में मैं मुंबई में ही आई, लेकिन यहाँ उन्होंने लड़का नहीं देखा क्या कर रहा है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, ख़ानदान क्या है, लड़का क्या है, करता क्या है, नहीं, मुंबई में रहता है। मतलब उस वक्त मुंबई उनके लिए बहुत बड़ी ये था। मुंबई में आए, देखा तो झोपड़पट्टी में है, और फिर 6 महीने में उन लोगों ने इतनी बुरी हालत कर दी कि बाबा जब मुझे मिलने आए, यहाँ हेडक्वार्टर है पुलिस का, तो यहाँ मिलने के काम से आए थे, तो सोचा लड़की को भी मिलने जाएंगे। देखा तो इतनी बुरी हालत थी उनकी कि उनको देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि चलो रिटर्न, और वो मुझे रिटर्न लेकर गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल में पढ़ना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद और हालत इतने बुरे हो गए कि समाज ये पसंद ही नहीं करेगा कि एक ससुराल की लड़की मैके में इस तरह से आ जाए। और फिर उनके टॉन्टिंग शुरू हो गए, माँ बाप टॉर्चर होने लगे, मैं टॉर्चर होने लगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये क्या किया, मतलब वहाँ तो नर्क की ज़िंदगी थी, ये तो उससे बदतर हो गया। यहाँ आकर मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी पीछे जा रहे हैं। तो मैंने आत्महत्या की कोशिश की, मैंने पॉइज़न पी लिया और 3 बोतल पीने के बाद में भी मैं मर न सकी, क्योंकि बाबा ने हर हाल में बचाने की कोशिश की और मैं बच गई। बचने के बाद में भी लोग शांत नहीं रहे। उन्होंने फिर नया कि अगर लड़की मर गई होती तो लोग क्या कहते, लोग तो यही कहते कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसे मरना पड़ा। मतलब लोगों की जो सोच है, इस सोच को मुझे बदलना था। मैंने सोच लिया कि नहीं, अगर लोग ये कहते हैं कि कुछ किया होगा इसलिए मरी है, तो कुछ करके मरना क्यों है, फिर जी लेंगे ना। तो हमें जीना है। दिल की गहराई तक बात पहुंच गई और मैंने सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी इन लोगों को। और फिर मैंने शुरुआत की कुछ करने की। तो पहले तो मैंने नौकरी करने की कोशिश की, क्योंकि नौकरी ही दिमाग में थी। बिज़नेस तो उस ज़माने में कुछ इतना कोई करता ही नहीं था, तो बिज़नेस सोच ही नहीं सकते थे। बाबा पुलिस में थे, इसलिए पुलिस में जाने की कोशिश की, तो मेरी उम्र भी कम थी और मेरे पास एजुकेशन भी नहीं था। तो वो जो वहाँ के हमारे सर्कल साहब थे, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम एसएससी हो जाओ, फिर तुमको डायरेक्ट हम पीएसआई बना देंगे। मतलब प्यार से समझा के उन्होंने भेजा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे। इसलिए मैंने सोचा चलो नर्स बन जाती हूँ, लोगों की सेवा करूँगी। वहाँ पर भी नहीं हुआ। लास्ट आखिर में मैंने सोचा मिलिट्री ज्वाइन कर लेती हूँ, देश के काम आ जाऊँगी। लेकिन उस वक्त लड़कियों को वो भी नहीं था, तो वो भी नहीं हो पाया। फिर मैं क्या करूँ, समझ में कुछ नहीं आता था। मर नहीं सकती, जीना चाहती हूँ तो जी नहीं सकती, करूँगी क्या। फिर दिमाग में एक आया कि चलो मैं सिलाई सीख लेती हूँ, कम से कम मैं एक ब्लाउज़ सिलाऊंगी तो 10 रुपया मिलता था उस ज़माने में। तो इसलिए मैंने सिलाई सीखी। लेकिन वहाँ भी बदनसीबी, क्योंकि उस ज़माने में कपड़े इतने कोई पहनता ही नहीं था। साल में 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, तो 2 ब्लाउज साल में अगर आएंगे तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई फिर से भेजो आप। तो मुंबई में जाना चाहती हूँ मैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े मिल है, फैक्ट्रियाँ है, कहीं ना कहीं काम कर लूँगी।
तो माँ बोली पागल हो गई है, बम्बई जाएंगी अकेली लड़की, एक जवान लड़की को मुंबई भेजना। और बाबा भले मतलब प्यार करते थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको ऐसे सारे मामले पसंद नहीं थे कि एक लड़की अपनी काम करेगी, वो भी अकेली बॉम्बे जाएगी। तो वो तो बिल्कुल, तो मैंने माँ से कहा कि अगर मैंने अभी पॉइज़न पिया था, बाबा से बात नहीं कर सकते थे ज़्यादा, लेकिन अगर तुमने मुझे मुंबई नहीं भेजा तो मैं ट्रेन के नीचे सो जाऊंगी डायरेक्टली, तो फिर तो तुम बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती। तो माँ ने कहा ये लड़की पागल हो गई है, कहीं भी रहेगी ज़िंदा तो रहेगी, चलो इसको भेज देते हैं। तो माँ ने भेज दिया। मैं दादर आ गई। दादर में मेरे एक चाचा जी रहा करते थे, चाचा के पास आ गए, लेकिन वो भी ऐसे झोपड़पट्टी जैसे एरिया में बेचारे रहते थे। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि पुलिस की, मतलब भाई जो है पुलिस है, वहाँ के घरदार अच्छे हैं, गांव में है ना, तो सारा कुछ अच्छा है, यहाँ झोपड़े में रहेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या जवाब देंगे। तो एक दादर में रेलवे क्वार्टर है, ब्रिज के नीचे, आज है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सालों पहले की बात है, होंगे शायद। तो वहाँ उनके दोस्त रहा करते थे, एक जो रेलवे में मतलब ड्राइवर थे, जो बाहर की मेल वगैरह जाते हैं ना, एक्सप्रेस मेल वगैरह, तो उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आई हुई है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे, ये माहौल अच्छा नहीं है, झोपड़पट्टी एरिया है आजू बाजू का, तो आप अपने पास रखोगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं, चौथी ये भी रहेगी मेरे पास, कोई बात नहीं। और उन्होंने अपने घर में रख लिया। उन्होंने मुझे पूछा क्या करोगी, तो मैंने कहा मैं तो नौकरी के लिए आई हूँ। तो उन्होंने मुझे एक हौजरी कंपनी में लगा दिया जो परेल में थी उस वक्त। तो परेल में जाना मेरे लिए इतना मुश्किल था, क्योंकि एक गांव से आई हुई लड़की, जिस गांव में सिर्फ एक ही रोड हुआ करता है, यहाँ हज़ार कहीं रोड है, कहीं बड़ी बिल्डिंगें हैं, किस गली से चली जाऊँ मैं भूल जाती थी रास्ते, बहुत डरती थी। लेकिन फ़ायदा नहीं ना डर के, क्योंकि काम करना है, ज़िद है। तो कई बार मैं रेलवे से ट्रेन से गिरी, कई बार उठी, कई बार लोगों ने मुझे सीढ़ियाँ बनाई होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने काम किया। मैंने 1.5-2 साल तक मैं अपना काम कर रही थी और मेरे पैसे बच रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में काम 60 रुपये महीने पे किया, 2 रुपये रोज़ पे, क्योंकि मुझे मशीन चल ही नहीं रही थी, डर बैठ गया था दिमाग में, मशीन नहीं चल रही थी, कारीगर होते हुए भी। तो एक महीना तो ऐसे ही 60 रुपये महीने से लिया, 2 रुपये रोज़ से लिया। फिर उसके बाद में मैं, जब लोग चाय और इसके लिए चलने जाने लगे बाहर, तो मशीन पे बैठ के मशीन चलाने लगी। तो मशीन तो आती थी मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर वो होते हैं ना, 1 डज़न 2 डज़न ऐसे देते हैं काम, इतना करो। तो मैंने इतना ज़्यादा काम किया तो मुझे 200-250 रुपये मिलने लगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 रुपये उस वक्त देखे थे कि 100 की नोट होती भी कैसे, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता ना पैसे देखने का। 300 रुपये बाबा का पगार था, वो माँ के पास जाता था, हम कहाँ से देंगे, हम लोग कितना देखेंगे, 4 आना 8 आना, इस तरह से। ओके, तो 2-2.5 साल का जो मेरा पैसा था, वो गुजराती फैमिली इतनी अच्छी थी कि बोलते हम बेटियों से लेते नहीं, बेटियों को देते हैं। तो वो मेरे से पैसे नहीं लेते थे। मैंने बोला मेरा खाना पीना भी आपके पास है, आप ही मेरे माँ बाप हो, पर वो नहीं लेते थे। तो वो पैसे मेरे पास जमा हो गए। बदनसीबी से मेरे बाबा की नौकरी का प्रॉब्लम हो गया। मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मतलब मेरी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई और सबको संभालने की, तो इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उन लोगों से सबसे कहा, क्योंकि छोटे छोटे मेरे बहन भाई थे जो पढ़ रहे थे, तो आप मुंबई में आ जाओ, हम लोग सब काम करेंगे, यहाँ अच्छा है, हम काम करके अपना जीवन जी सकते हैं, गांव में तो खेतों के सिवा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ आ जाइए। फिर मुंबई में तो मैं घर नहीं ले सकती, मैंने कल्याण में जाके घर लिया, 400 रुपये डिपॉजिट, 40 रुपये भाड़े से चाल में रूम लिया, माँ बाबा सभी को यहाँ पे बुला लिया, बहन भाइयों को बुला लिया। तो ज़िंदगी यही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई बड़ा एजुकेशन है जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छी नौकरी मिल सकती है, ना ही हम कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं है। बस इतना ही 200-250 रुपये मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, यही काम करेंगे, यही खाएंगे। एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं भी होता था। आज मैं बताऊं आपको, आज दिवाली है, दिवाली के टाइम पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे ही कई दिवालियों को हम लोग भूखे रहते थे। खैर, ऐसे चल ही रहा था, लेकिन मैं इसी बीच मेरी बहन जो है वो बहुत बीमार हो गई और मर गई। एक 2000 रुपये का कुछ ट्रीटमेंट था उसका, वो हम लोग नहीं कर सके। लेकिन ये बात जो है वो इतनी बुरी लगी मुझे कि अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो हमारे अपने हमको किस तरह से छोड़ के जाते हैं। वो बहन तड़प के कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है। मतलब 9वीं पढ़कर आई थी, मैट्रिक की लड़की थी, मैट्रिक में जाने वाली थी, और इतनी छोटी बच्ची तड़प के मर रही है एक चंद रुपयों के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, पैसा तो कमाना पड़ेगा अब, क्योंकि कल माँ है, बाबा है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे फैमिली में मेरे बहन है, भाई दूसरे भी है,
तो अगर इनको भी मैं नहीं बचा पाई तो मैं क्या करूँगी। तो अब मुझे पैसे कमाना चाहिए। मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो मुझे पैसे कमाना है, लेकिन कैसे कमाएंगे। ये कहानी मैंने पढ़ी और उसमें आपने एक जगह लिखा है कि उसी दिन जिस दिन बहन के साथ ये हुआ, उसी दिन आपने ये निश्चित किया था कि अब आप पैसे को बस में करेंगे अपने। कैसे कैसे ये मुकाम शुरू हुआ और फिर ये करोड़ों का पूरा जो है आपने वो खड़ा किया। जी। तो मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, और फिर मैं कैसे करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ सोचा। तो मैंने कहीं पे सुना कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जहाँ से बेरोज़गारों को लोन मिलता है। मैंने बेरोज़गार के स्कीम के अंदर 50,000 का लोन लिया। उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, इतना जल्दी पेपर वर्क बनाना ये वो तो होता नहीं है, लेकिन मैंने बनाए। मैंने लोन लिया 50,000 का, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मैंने क्योंकि मुझे आता था सिलाई का काम, तो होजरी के काम से ही मैंने सोचा कि मैं बुटीक शुरू करूँगी। एक दुकान ले लूँगी, उसमें मैं मशीनें डाल दूँगी। और वैसे भी मैंने एक मशीन घर में ले रखी थी, मैं काम से जाने के बाद घर में भी काम करती थी। तो ऐसा अपन कर लेंगे। फिर मैंने उसी के साथ में फर्नीचर का भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आ रहा था, इसमें कम आ रहा था। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाई, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं चाहती थी। मैंने देखा कि मेरे देश के जो यूथ है, मेरे समाज के जो यूथ है, इनकी भी मेरी जैसी बुरी हालत है। नौकरियां नहीं मिलती है तो घर में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। उस ज़माने में सरकार के पास इतनी नौकरियां थी ही नहीं जो दे सके सबको। तो बच्चे बेरोज़गार है तो कहीं क्राइम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जिस तरह से लोन लिया है, क्योंकि मुझे रास्ता पता चल गया, इस तरह से लोन मैं इनको भी दिलाऊंगी और इनको भी मैं बिज़नेस में करूँगी। तो ऐसा बहुत कुछ लोगों के लिए मैं तब से, मतलब 86 से मैं बेरोज़गारों के लिए काम करती हूँ। और आज भी मेरी वो संगठन है। उस संगठन का नाम पहले सुशिक्षित बेरोज़गार युवक संगठन था। तो संगठन जहाँ आ जाती है वहाँ यूनियन हो जाती है, तो वो रजिस्टर नहीं होता है। तो उसका नाम हमने राष्ट्रीय एकता युवा मंच रख दिया, जिससे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारों के लिए काम करते हैं। उनको रोज़गार देना, मतलब उनको या तो नौकरी या तो फिर उनको बिज़नेस। आज आपके पास कई कंपनियां हैं। कमानी ट्यूब्स जो है आप उसको पूरा देख रही हैं। कमानी ट्यूब का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ और फिर उसके बाद आप कंपनियां खोलती गई और आज जो है बहुत सारे लोग जो है आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो इसी तरह से फिर मैं जो काम कर रही थी तो लोगों को लगा कि ये लेडी बहुत अच्छा काम करती है। लोगों माउथ टू माउथ सारे लोग ऐसे कहने लगे। तो जिनके भी प्रॉब्लम होते मेरे पास आते। तो सबसे पहले तो मैं बिल्डर बनी, क्योंकि मेरे पास एक प्लॉट ऐसा लिटिगेशन का आया। वो लिटिगेशन मैंने दूर किया। फिर मैं लिटिगेशन दूर होने के बाद प्लॉट जब क्लियर हो गया तो लोगों ने कहा कि भाई मतलब क्लियर होने के बाद में उसका करेंगे क्या। अब वो क्लियर करते करते भी उस वक्त भी लोगों ने मेरी इसकी सुपारी दे दी थी एक्चुअली मारने की, क्योंकि पुरुष प्रधान देश के अंदर एक औरत बिल्डर बने, क्योंकि बिल्डर का जो ये है वो तो मर्दों का है, औरत का है ही नहीं। और उस ज़माने में जबकि मेरी उम्र खुद ही 25-30 के लगभग थी, तो इतनी छोटी लड़की कहीं बाहर से आती, उनको कहना है बाहर से आई, एक्चुअली महाराष्ट्र से ही हूँ मैं, अकोला से हूँ, लेकिन मुंबई में कर रही हूँ ना, इसके लिए उनको ऐसे लगा। तो उन लोगों ने मेरी सुपारी दे दी। तो मैं तुरंत उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के पास गई। वो जो भुजंगराव मोहिते पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे 1 दिन के अंदर रिवॉल्वर लाइसेंस दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिक्योरिटी ले लो। नहीं, सिक्योरिटी लेकर मैं कहाँ घूमूंगी साहब, अगर देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिए, मैं रिवॉल्वर ले लूँगी और जब तक 6 गोली है रिवॉल्वर के अंदर अपनी हिफाजत खुद करूँगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत की मैं पहली महिला ऐसी होंगी कि जिसको एक ही दिन के अंदर, मैं रात सवेरे 11 बजे गई और शाम को 6 बजे रिवॉल्वर लाइसेंस मेरे हाथ में था। 99 की ये बात है। 95 का मुझे मारने की कोशिश कर दी गई थी। तो इस तरह से फिर मैं बिल्डर बनी। उसके बाद में मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बनी और मेरा स्टील फर्नीचर का वो सारा चल ही रहा था। तो ये करते करते लोगों में मेरी इमेज जो है वो अच्छी बनती गई और मेरे पास में कमानी ट्यूब्स के लोग आ गए। कमानी ट्यूब्स के लोग क्योंकि कमानी ट्यूब्स 25 साल से बंद पड़ी कंपनी थी। अपने देश की एक बहुत बड़ी, मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से सिका एक्ट तैयार हुआ, जिसकी वजह से ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वर्कर्स मालिक बन गए और मालिक को कंपनी से बाहर कर दिया गया। तो ये देश का पहला ऐसा निर्णय है इस कंपनी का। तो ऐसी कंपनी के वर्कर्स भूखे पैसे मर रहे थे, मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लीजिएगा आप। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे टेक ओवर कर सकती हूँ, मुझे तो कोई गंध है नहीं है इस तरह का बिज़नेस का। ये चलो ये बिज़नेस आते गए, मैं करती गई, वो अलग चीज़ है।
ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री चलाना तो मैं नहीं कर सकती ऐसा। फिर उन्होंने बताया हमारे 93 वर्कर कैसे मर गए, कैसे हम भूख प्यास से मर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा ये बात, भूख प्यास से मर रहे हैं, तो ये टच हो गई मुझे, क्योंकि मैंने भूख और प्यास को बड़ी करीब से देखा था, मौत को बड़ी करीब से देखा था। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ करते हैं। करने से क्या होता है, होगा तो होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन करना चाहिए इनके लिए। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं करती हूँ। तो जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, मैंने सबसे पूछा कि ये सब मैं करना चाहती हूँ। तो बोला क्यों आत्महत्या कर रहे हो आप, ये कोई काम है? क्योंकि मतलब इसका कुछ यही नहीं है, ये पूरा खत्म हो गया है, जो सिक हो गई है कंपनी, कोई भी हाथ नहीं डाल रहा, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं वर्कर्स के लिए जा रही हूँ और ये मुझे करना है। मैं यहाँ पर आई, पहले मैंने 10 लोगों की एक टीम तैयार किया, जो मार्केटिंग वाले होंगे, जो परचेसिंग वाले होंगे, जो इकोनॉमिक में मुझे साथ देंगे, मतलब इस तरह के पूरे 10 लोग। एक्चुअली कोई दिल से नहीं आना चाहता था, लेकिन सब रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए मेरे साथ आ गए। फिर हम लोगों ने एक स्कीम तैयार किया कि हम किस तरह से, तो इसके जब मैं यहाँ आई तो 116 करोड़ का कर्जा था। 2000 में मैं यहाँ पे आई, 116 करोड़ का कर्जा, 140 लिटिगेशन के केसेस और 2 बड़े यूनियन। और ये होने के बावजूद यहाँ कंपनी में कुछ भी नहीं था। कंपनी सिक थी तो है क्या यहाँ? प्रॉपर्टी के नाम पर ये जो 2 बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसमें सारे सेमी गवर्नमेंट के लोग भरे पड़े थे। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। लैंड जो है वो भी एमपीटी की है और बाकी सारे भाड़ूत्री भरे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है। कुरला में जो 4 एकड़ की हमारी जो फैक्ट्री लगी हुई थी, वो हमारे वर्कर ने पहले ही 2 एकड़ हर्ष गोयनका को दे दिया, 2 एकड़ वो एक कोई और बिल्डर था उसके साथ में ये कर लिया, तो वो भी ज़मीन बिक गई, वो भी हमारे पास नहीं है। तो कोई भी क्यों नहीं आया, इस वजह से ही नहीं आया, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना चाहता है, अगर 2 पैसा डालता है तो रिटर्न की उम्मीद करता है ना। यहाँ रिटर्न का कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ डालना है, तो इसके लिए किसी का आने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन हमारे दिमाग में तो समाज कार्य भरा है ना, हमारे लिए तो वर्कर्स के लिए हमें काम करना है। तो हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या मिलना है, हमने ये देखा कि हमारा पेट भर रहा है, हमने जो कुछ भी किया था तो हमारा काम चल रहा है, तो हमें पैसों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वर्कर्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए ये बड़ी बात है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए। तो यहाँ एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी, जो बोर्ड के अंदर कोर्ट का डायरेक्टर, क्योंकि कोर्ट के अंडर होने की वजह से कोर्ट का डायरेक्टर शरद पवार जी उस वक्त 86-87 में चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 70 लाख रुपये कमाने को दिए हुए थे, इसलिए गवर्नमेंट का डायरेक्टर। और बैंक के जितने बैंक 4-5 बैंक के लायबिलिटी थी वो सारे, वो तो इस तरह का बोर्ड था। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे, उनके सवालों के मैंने सारे जवाब दिए, शायद उन्हें पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ये करते हैं, आपको जो है नियुक्त करते हैं हम एज ए प्रेसिडेंट, और आपको डे टू डे के सारे कामकाज आज और अभी से देखने होंगे। लेकिन कोर्ट के अंडर होने के नाते कंपनी आपको कोर्ट आपको कंपनी देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके जो पैसे लगने हैं, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में आप भी खड़े होंगे। अगर कोर्ट ने आपको कंपनी नहीं दी तो क्या आपको ये मंजूर है? मैंने कहा हाँ मंजूर है, क्योंकि मैं मन बना के ही गई थी कि मुझे ये सारा कुछ करना है। तो फिर उन्होंने डे टू डे के सारे काम करने के लिए मुझे एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया। बोला कल से आप सारे काम करो। 2.5 करोड़ रुपया जो है वो IDBI हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी थी, वहाँ पर भर दो आप। और रोज़ के जो काम है, तो रोज़ के काम क्या है, कोर्ट में मुझे लॉयर देने हैं, क्योंकि एक्स पार्टी सारे डिसीजन हो रहे थे, कोर्ट में लॉयर देने हैं, ये सारा मैनेजमेंट देखना है, फैक्ट्री के सारे पार्ट्स चोरी हो रहे हैं, इसके लिए वहाँ पे वॉचमैन देने हैं, क्लर्क, ये सारा काम, ये सारा फिर शुरू हो गया। तो 2000 से लेकर 2006 तक मैं सारा काम करती रही। और वहाँ BFR कोर्ट में हेयरिंग हमारे होते रहे, हर महीने हेयरिंग होते थे, वो हेयरिंग में हम लोग जाते रहे। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, कुछ चंद लोग जो थे वो सपोर्ट भी नहीं करते थे। इतना सब कुछ करने के लिए आज जिस मुकाम पर हैं, कितना वक्त लगा, और जो है इस पूरे काम को आप किसको श्रेय देती हैं? एक्चुअली टाइम तो काफ़ी लगा, 2000 से लेके 2021 तक। और ये 21 का आंकड़ा जो है वो मेरे लिए बड़ा ही शुभ रहा, क्योंकि क्या हुआ कि 21 मार्च 2006 इसमें कोर्ट ने स्कीम मेरी पास करके मुझे कंपनी का मालिक बनाया। ठीक है। दूसरा 21 मार्च अभी जो 21 मार्च आ गया, इसमें हम लोग कोर्ट से बाहर निकल गए 2011 में।
कोर्ट ने हमें कहा था कि हम आपको कंपनी ज़रूर दे रहे हैं, मतलब 2006 में दिया था, 21 मार्च 2006 में कंपनी मुझे दी थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आपको 2011 में ये सारा कुछ ख़त्म करके बाहर निकलना है। उसमें ख़त्म क्या करना है, सारे मतलब जितने भी लिटिगेशन के केसेस है वो सारे ख़त्म करने हैं, सारे पेमेंट ख़त्म करने हैं, फैक्ट्री शुरू करनी है, वर्कर्स को रोज़गार देना है, मतलब ढेर सारा काम, ठीक है। और आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे कि मैंने 2011 में ही वो सारी चैलेंज पूरे किए और 2011 में ही हम लोग सिका से बाहर हो गए। और फिर उसके बाद में फिर कंपनी प्रॉफिट में लाया, सिका से प्रॉफिट में लाया। सारी इस कंपनी के जितने भी सेमी गवर्नमेंट के लोग थे उनको सबको जा के रिक्वेस्ट करके सबको खाली करवाया, बिल्डिंगें खाली हो गई। वहाँ जो फैक्ट्री का था वो फैक्ट्री की जगह भी खाली करके, मेरे पास में फैक्ट्री का जगह वाड़ा में था, वो सारा शिफ्ट करके वहाँ पर मैंने अपना फैक्ट्री शुरू किया, वर्करों को रोज़गार दिया। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ और जितना भी लायबिलिटी थी वो सारा कुछ ख़त्म करके 2011 में हम लोग सक्सेस हो गए। आज कंपनी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं और पूरी कंपनी की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो कितना टर्नओवर हो चुका है? अभी मैं टर्नओवर की बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 2 साल हमारे पास में कोविड था और हालत वैसे ही सबकी बुरी है, सारे बिजनेसमैनों की, तो इसलिए ये। लेकिन वर्थ अगर बताया जाए तो मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे कि अभी आपके सामने देख रहे हैं कि मेरे पास अपनी कंपनी की 2 बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी है। मेरा यहाँ पर जो है बैंगलोर में मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक्चुअली मेरा बैंगलोर का बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, लेकिन खैर इतना वक्त भी नहीं होगा और वो बहुत मतलब मुश्किल से मैंने वो ऐसे समझिए ना कि शेर के गले में फंसी हुई प्रॉपर्टी को खींच के निकाल के उसको मैंने डेवलप किया। कम से कम 500 करोड़ की वो मेरी प्रॉपर्टी जो अभी डेवलप हो रही है वहाँ पर। फिर मैं अभी कितने वर्कर काम कर रहे हैं आपकी पूरी, अगर मैं जो भी कंपनियां हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोग काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने वर्कर्स का जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं इस बारे में थोड़ी सी इसके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी को डुबाने वाले ही वर्कर यूनियन है। और सिर्फ इस कंपनी को नहीं, बॉम्बे के जितने भी बड़े बड़े मिल और बड़ी बड़ी कंपनियां रही होगी वो सब के सब जब डूब गई है तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लीडरों की वजह से डूब गई है। वर्कर का दोष नहीं, मालिक का दोष नहीं, जो यूनियन लीडर है ना उनकी सारी प्लानिंग और उनके सारे, मैं तो कहूँगी एक तरह के दलाल होते हैं ये लोग। वजह ये है कि ये बंदूक रखते हैं वर्कर्स के खांधे पे और चलाते हैं ये लोग, और दोनों के बीच में दूरियां पैदा करके खुद का फ़ायदा देखते हैं खाली। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से भी बहुत सारा ये मतलब योजना भवन में जाके सबके साथ मीटिंग लेके कि कैसे ये इन लोग वर्कर का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से कंपनी को डुबा रहे हैं करके बोला था। तो आज हम जो काम करते हैं ना, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं और वही सही है, क्योंकि फिर से यूनियन बने फिर से डुबा दे ये मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने ये किया है कि जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया और मैंने कहा मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ये माल बनाना है, ठीक है। फिर उसमें उसकी जिम्मेदारी है कौन सा इंजीनियर रहेगा, कौन सा फिटर रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, वो मुझे देगा और वो मुझे काम करवा के देगा और वो मैं पेमेंट उनको करूँगी। कल्पना जी, आपने जो कल्पनाएं की अपनी जीवन में उसको बहुत सारा सब कुछ पूरा किया, ये इस पूरी अपने इस यहाँ तक के सफ़र को किसको श्रेय देती हैं यहाँ तक आपको पहुँचाने में? ये तो एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो विचार है, जिन विचारों को लेकर मैं चली हूँ, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें होती है काम करते हुए इंसानों को, इंसान डर जाता है, थक जाता है और फिर आगे चलने की उसकी सारी उम्मीदें जो है टूट जाती है। लेकिन मैंने जब भी बाबा साहब को देखा, सोचा, पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि वो एक अकेले व्यक्ति थे, है ना, पूरी इसके अंदर भारत के अंदर अकेले व्यक्ति थे जिनके साथ कोई नहीं था। वो अकेले थे जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और वो जब इतनी तकलीफ़ में अपनी लड़ाई को लड़कर हम समाज के लिए, देश के लिए इतना सब कुछ अगर वो कर सकते हैं तो हम खुद के लिए भी नहीं कर सकते क्या? तो ये सारी जो सोच थी ना, इसकी वजह से मैं जितनी भी तकलीफ़ें आती थी, जैसे ही उनका ख्याल आ जाता था फिर तैयार हो जाती कि नहीं हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। एक सवाल बीच में कि एक महिला होने के नाते जो है आपको क्या क्या, क्योंकि एक महिला को यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई जो महिला होना आपका आड़े यहाँ था आया? एक्चुअली तकलीफ़ें तो हुई जब मैं स्टार्ट में घर से बाहर निकलती थी
तो लोग थोड़ा सा ऐसे ताका झाकी करेंगे, अरे बाहर जा रही है, पता नहीं क्या कैसे। तो इस तरह का तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दुख होता था कि कैसे लोग हैं ये, हम अपना काम भी नहीं कर सकते और इनका कुछ अलग ही सोच चलता रहता है। हर महिला को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हर महिला अपने आप में एक समझदार, अच्छी, और उसका भविष्य वो खुद जानती है, वो सब समझती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो ताका झाकी करके लोग उसको कुछ गलत समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। और हमारे ज़माने में ज़रा ज़्यादा ही था उस वक्त। अभी तो बहुत लड़कियां औरतें बिंदास बाहर निकलती है, हमारे टाइम पे नहीं निकला करती थी, गिनी चुनी हमारी जैसे निकलती थी, तो फिर लोगों के बहुत तकलीफ हो जाती थी उनको। तो ये सारी बातें उस वक्त भी थी। फिर हम काम, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरा मर्डर का सुपारी, तो मेरी मर्डर की सुपारी 2 से 3 बार मेरे साथ में ये कोशिश की गई कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, समझे ना, तो इसको कहाँ कैसे ख़त्म किया जाए, ये भी कोशिशें हुई है। लेकिन मैंने उसको फेस किया, क्योंकि उस वक्त मुझे बाबा साहब का ये आया कि 100 दिन सेड़ी भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन इंसान की तरह जियो। और मैं तो वैसे भी मौत से मिलकर आई थी, तो मौत का मुझे डर ही नहीं लगता। सही बात तो ये है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, ये मेरा मानना है। और फिर मौत जब आनी है तो उसको आनी ही है, वो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, तो उससे क्या डरना है। तो उसके लिए हम अपना काम काज छोड़ दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, अपना काम करते हुए पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से अगर आप अपना काम करते हो तो कुदरत भी आपके साथ में होती है, और सारी चीज़ें जो है ना, जितनी मुश्किल होती है उतनी आपके लिए आसान कर देती है। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं। अगर मैं कुछ अवार्ड की बात करूँ तो कौन कौन से अवार्ड मिले? मैं यहाँ तस्वीरें देख रहा हूँ कि सारे राष्ट्रपति जो है यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं तस्वीरों में। कौन कौन से अवार्ड मिले आपकी सफलता के लिए? एक्चुअली मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। जैसे अभी नारी शक्ति जब मैं लेने के लिए गई थी, तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये कहा कि हमारे ये अवार्ड आपको मिलेगा ना, तो हमारे अवार्ड की गरिमा बढ़ेगी। तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात हो सकती है। मुझे नारी शक्ति मिला, मुझे 2013 में ये जो पद्मश्री मिला, ये भी मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक सादे पुलिस वाले की बेटी, जिसका मतलब हमारे बाबा भी किसी पीआई के सामने यूं खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, और एक राष्ट्रपति हमें जब पुरस्कार दे रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो एक बहुत बड़ी बात है। अब्दुल कलाम जी के साथ में काफ़ी अच्छे ये रहे मेरे। जब भी जाती थी कोई ऐसे, वो हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी का उनको वो दे रहे हैं कि एक मुस्लिम राजा ने उसको ये कर दिया था, तो एक मुस्लिम राजा अभी आप भी है, तो उसको रिवाइव कर दीजिए। तो इस तरह से तो करने से होता है। वो हिम्मत, वो मेहनत आपके अंदर होनी चाहिए, वो ज़िद, कुछ जुनून होना चाहिए कुछ करने का। अगर आपके अंदर है, तो मैं नहीं समझती कि कोई काम मुश्किल है। भारत के आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। भारत का युग जो है एकदम बदल चुका है। आप उन तमाम महिलाओं को, तमाम जो लड़कियां हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस जो भारत बदल रहा है, जो आज़ादी के 75वां साल मना रहा है, किस तरह से और आगे आएँ और अपने मुकाम हासिल करें? वो लड़कियां, वो महिलाएं, वो बिल्कुल सब कुछ कर सकती है। वजह बता रही हूँ कि मुझ जैसी, जिसके पास इतना ना तो कोई एजुकेशन है, ना ही कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है जिसके पास, वो अगर इतना सब कुछ कर सकती है, तो आज की लड़कियाँ जिनके पास पूरा एजुकेशन है, पूरा समाज उनके साथ है, घर फैमिली उनके साथ है, मेरे साथ वो भी नहीं था कुछ, उसके बावजूद अगर मैं एक मुकाम पे पहुंच सकती हूँ, तो आज की लड़कियाँ क्यों नहीं। और हर चीज़ उनके लिए है, सरकार उनके साथ है, समाज उनके साथ है, घर फैमिली उनके साथ है। सिर्फ ज़रूरत है उनके सोचने की कि मुझे कुछ करना है, अपने आप को पहचानने की, अपने आत्मविश्वास को जगाने की। जब वो जाग जाएगा ना, तो यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा 75 साल जो भारत को आज़ादी मिली है, तो हमारी महिलाओं का भी मतलब बहुत बड़ा योगदान है इस सारी इसमें। और हमारी महिलाएं भी बहुत कुछ, आज हमारी मिलिट्री में देखिए ना, कितनी बड़ी मतलब महिलाएं वहाँ पर इतना अच्छा काम कर रही है। कहाँ नहीं जा रही है महिलाएं, और हर जगह पे, मतलब अंतरिक्ष में जा रही है, हर जगह पे जा रही है। और अभी और भी ज़रूरत है, जो महिलाएं कहीं पे थोड़ा सा कहीं डर होगा उनके दिल में, तो वो सारा निकाल दे। बिल्कुल हम जैसे कहते थे ना कि हम खांदे से खांदा लगा के हम काम कर सकते हैं, तो अब हम उन खांदे की भी ज़रूरत नहीं, हम खांदे से आगे जा कर काम कर सकते हैं। इतनी हिम्मत और इतनी मेहनत अगर आप करेंगे, तो यकीनन हमारा देश
और तरक्की करेगा। और जैसे कि हम छोटा सा तरक्की का एक हिस्सा बने हैं, ऐसी हर महिला भी बन सकती है, सिर्फ वो अपने आप को पहचाने, अपने विश्वास को जगाए। तो ये कल्पना सरोज थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कल्पनाएं की आज उसे पूरी किया। बचपन से बहुत सारी जो है परिवार में या फिर समाज में जिम्मेदारियों को देखते हुए आज उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और ये देश की हर महिला, हर लड़की के लिए एक जो है प्रेरणा स्रोत हैं। कल्पना जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने बचपन से तमाम सारी दिक्कतें झेली और आज उन्होंने इस मुकाम पर अपने को खड़ा किया है कि राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिले हैं। तमाम सारे जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, पद्मश्री पुरस्कार है, वो तक उन्हें नसीब हुआ। और उनका यही कहना है कि अगर महिलाएं चाह लें तो कुछ भी हो सकता है, बस उनके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।